हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम अपने कैलकुलेटर वाले प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। जो कैलकुलेटर था उसके जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने एक सिर्फ यूआई के ऊपर काम किया था। यूआई मतलब जो वो दिखेगा कैसा, सिर्फ उसकी डिज़ाइंस थी, जो उसका HTML एंड CSS था, हमने सिर्फ उसके ऊपर काम किया था। उसके अंदर हमने किसी भी तरह के लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। किसी भी तरह के बटन्स के क्लिक करने के बाद क्या होगा, प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, इसके ऊपर हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया था। तो जो सेकंड पार्ट है जो अभी हम आज करेंगे, इसके अंदर हम उस कैलकुलेटर के पीछे लॉजिक्स को एम्बेड करेंगे। अभी तक सिर्फ डिज़ाइंस थी, कहीं भी क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा था, वो प्रॉपर कैलकुलेटर नहीं था, जस्ट एक इमेज थी, एक फ़ोटो थी। अब उस फोटो को प्रॉपर एक ऐप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ऐप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके ऊपर लॉजिक्स लगाने हैं, और लॉजिक्स लगाने हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करके एक फुल फ्लेज्ड कैलकुलेटर बनाएंगे। ये वो लास्ट वाला प्रोजेक्ट है जो हमने छोड़ा था, जहाँ पे एग्जैक्टली वही है। बस जो एक्स्ट्रा काम मैंने किया हुआ, बस वो ये काम किया हुआ कि मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल एक्स्ट्रा बना दिया और उसको मैंने HTML के अंदर लिंक कर दिया है। इसके अलावा सब कुछ वही पुराना सेम है। ठीक है। जो दूसरा काम एक्स्ट्रा किया हुआ, क्या काम किया हुआ कि मैंने पहले यहाँ पे सभी को आईडी दे रखी थी, अब आईडी को मैंने वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है। उसका जो रीजन है मैं आपको आगे बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आईडी को वैल्यू से रिप्लेस क्यों किया है। कुछ भी नहीं किया है, बस जो आईडी दे रखी थी उन सबको वैल्यू से रिप्लेस कर दिया बस। तो सबसे पहले अब जब मेरे पास काम आता है, काम ये आता है कि मुझे बटन जो प्रेस हुआ है, जो वो भी बटन मेरा प्रेस हुआ है, उसको मुझे डिस्प्ले पर दिखाना है। ठीक है। तो डिस्प्ले पे दिखाने के सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि बटन प्रेस हुआ है। बटन प्रेस हुआ ये कैसे पता लगेगा, जब तक मैं कोई इवेंट हैंडलर नहीं लगाऊंगा मुझे पता नहीं लगेगा। तो इवेंट हैंडलर लगाने के लिए मेरे पास एक एलिमेंट होना चाहिए, एक नोड रेफरेंस होना चाहिए। नोड रेफरेंस कैसे आएगा, या तो मैं एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा, या किसी और तरीके से उसे अपने पास मंगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अब आईडी क्यों हटा दूँ, इसका एक रीजन ये भी है कि मुझे आईडी का कोई यूज नहीं है। आईडी अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो मैं एलिमेंट गेट कैसे करूंगा। एलिमेंट गेट करने के हमारे पास और भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि मैं क्वेरी सेलेक्टर यूज करके एलिमेंट मंगा सकता हूँ। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मैंने क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज किया हुआ एक मेथड होता है, जिसके अंदर मैं क्लास के थ्रू अभी नंबर क्लास के सारे एलिमेंट मंगा रहा हूँ। जो नंबर्स जो वेरिएबल है मेरा, ये मेरे सारे के सारे डोम नोड्स कंटेन करेगा। कौन से डोम नोड कंटेन करेगा, जिसकी भी क्लास एक नंबर क्लास में जिस भी एलिमेंट को दे रखी होगी वो सारे के सारे इस नंबर्स के अंदर, वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। ये जो है एक नोड लिस्ट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो वेब के अंदर हम यूज करते हैं। ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर हम लूप वगैरह लगा सकते हैं और एरे की तरह ही हम इसके अंदर एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। एरे नहीं है, एरे लाइक एक स्ट्रक्चर है। जिसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले अब मुझे इस में से एक एक एलिमेंट पकड़ना है और हर एलिमेंट के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर करना है, एक इवेंट हैंडलर लगाना है मुझे। तो क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एरे है, एरे नहीं है, तो इसके ऊपर मैं लूप लगाता हूँ। लूप लगाने के लिए मेरे पास एक फॉर ईच मेथड अवेलेबल होता है इस स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, फॉर ईच लगाई है, फॉर ईच के थ्रू लूप चलेगी और जितने भी मेरे नंबर्स के अंदर नोड लिस्ट होंगे उन सबके ऊपर ही ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। मुझे क्या करना है, हर नोड के ऊपर एक इवेंट हैंडलर लगाना है। इवेंट हैंडलर हम कैसे लगाते हैं, हम एक ऐड इवेंट लिसनर मेथड होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम यूज करते हैं। ये मैंने एक इवेंट हैंडलर लगा दिया। अब इवेंट हैंडलर लगाने के बाद क्या होता है, मेरे पास एक इवेंट नाम का वेरिएबल होता है। मुझे ये पता करना है कि कौन सा इवेंट है, कौन सा जो बटन है वो कौन सा बटन क्लिक हुआ है। तो उसको पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बना लूंगा जिसको मैं नाम दूंगा नंबर, और उसके अंदर इवेंट की जो जो भी मैं टारगेट है, जिस भी टारगेट पे इवेंट हुआ था, इस बटन पे क्लिक हुआ है, तो इसकी वैल्यू गेट कर लूंगा। वो मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू कर सकता हूँ। इवेंट मेरा वो वेरिएबल जो बताता है कि इवेंट क्या है, कैसा है, कहाँ हुआ है। टारगेट से मुझे टारगेट नोड पता लगती है कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर क्लिक हुआ है, इवेंट परफॉर्म हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या है। अब आईडी हटाने का रीजन ये था कि आईडी मैंने कहीं यूज नहीं किया, तो गेट करने के लिए किसी और काम के लिए। बट स्टिल मुझे ये तो पता करना ही है कि कौन से टाइप का एलिमेंट है, सॉरी कौन सा बटन है ये। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू यूज कर लूंगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो मेरा बटन होगा। जैसे कि अगर मेरा 7 पे क्लिक हुआ तो उसकी वैल्यू 7 है, 9 पे क्लिक हुआ तो उसकी वैल्यू 9 है। तो वैल्यू मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यही जो डेटा है, जो भी मेरा नंबर प्रेस हुआ है, इसको मुझे डिस्प्ले के अंदर प्रिंट करना है। डिस्प्ले के अंदर प्रिंट करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। जो डिस्प्ले है मैंने डिस्प्ले कंटेनर के नाम से बना रखी है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है, अगर आपको लास्ट वाला वीडियो याद होगा तो मैं उसमें अंदर बताया था कि हमारे पास दो तरह की डिस्प्ले होगी। तो जो इनपुट वैल्यू दिखाएगी और एक आउटपुट वैल्यू दिखाएगी, डिस्प्ले 1 एंड डिस्प्ले 2। एक डिस्प्ले के अंदर हम सिर्फ इनपुट रखेंगे, जो भी मैं क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा, प्लस माइनस जो भी करूंगा वो हिस्ट्री यहाँ पे टाइप होती रहेगी साथ के साथ। और जब मैं इक्वल टू के बटन पे प्रेस करूंगा तो जो आउटपुट आएगी मेरी, वो नीचे दिखेगी। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं दो डिस्प्ले क्रिएट कर लेता हूँ, मैं दो डिव बना लेता हूँ। एक डिव का काम होगा जो भी इनपुट है उसको हैंडल करेगा,
दूसरी डिव का काम क्या होगा, उसके आउटपुट को हैंडल करेगा। उसके लिए मैंने एक इस कंटेनर के अंदर दो डिव क्रिएट कर ली हैं, display1 और display2। अब एलिमेंट क्रिएट किया तो उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी। स्टाइलिंग करने के लिए मैं इनके ऊपर कुछ CSS अप्लाई कर देता हूँ। display1 display2 दोनों ही एक तरह की डिस्प्ले, तो उनके ऊपर मैंने सेम स्टाइल अप्लाई किया। टेक्स्ट लाइन मैंने राइट रखा हुआ है, पैडिंग 10 पिक्सल की दी है, फॉन्ट साइज 30 रखा था कि थोड़ा बड़ा दिखाई दे, और कलर मैंने व्हाइट रखा हुआ है। इसके बाद इनको मुझे यहाँ पे गेट करना है ताकि मैं इनके ऊपर कुछ भी राइट कर पाऊँ। मैंने दोनों ही डिस्प्ले गेट कर लिए हैं, D1 और D2 नाम से। display1 D1 है और display2 D2 है। तो मुझे क्या करना है, इनपुट वाली के अंदर मुझे दिखाना है कौन सा बटन प्रेस हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसका HTML चेंज कर दिया। अब मैं दिखा पा रहा हूँ, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ पिछले वाले को ओवरराइट कर रहा है। ठीक है, जबकि मुझे चाहिए कि वो वैल्यू कंबाइन हो, ना कि ओवरराइट हो। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे लास्ट वाली वैल्यू है ना वो भी पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू मैंने पिछली बार टाइप कर रखी थी। फिर जब भी बटन पे क्लिक होगा तो मैं उस वैल्यू को उठाऊंगा और नई वाली वैल्यू उसके अंदर जोड़ के दिखा दूंगा। तो अब सबसे पहले काम करते हैं, हम इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो काम है ना, डिस्प्ले करना और पुरानी वैल्यू उठाना, ये काम मेरे बार बार रिपीट होने हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो टास्क है बस मेरा एक बार यहीं पे परफॉर्म हो रहा है। डिस्प्ले पे नंबर डालना या वैल्यू डालना मेरा और भी जगह यूज होगा। पुरानी वैल्यू गेट करना ये भी तरीका है, ये भी मेरा कई और जगह यूज होगा। तो इसका मैं फंक्शन बनाता हूँ। ये फंक्शन है, एक प्रिंट ऑन डिस्प्ले है। इस फंक्शन की बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिस्प्ले पे प्रिंट करेगा जो भी वैल्यू से प्रिंट करनी है। दूसरा फंक्शन है फैच ओल्ड वैल्यू, ये जो पहले से वैल्यू वहाँ पे पड़ी हुई है उसको गेट करने का काम करेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म करना था, सबसे पहले मुझे जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठाना है, नई वैल्यू उसके अंदर जोड़नी है, देन उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया है वो फंक्शन कॉल करता हूँ मैं, प्रिंट ऑन डिस्प्ले। इसको दो चीजें, इसको एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, जो भी ये इसको प्रिंट करवाना चाहते हो आप वो यहाँ पे डाल दो, जो भी नई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो। तो नई वैल्यू तो वही बनेगी जो मैंने अभी क्लिक किया है। तो वही बटन मेरा जो नंबर के अंदर स्टोर है, जो वो मैंने सेंड कर दिया इसके अंदर। और ओल्ड वैल्यू के अंदर मैंने वो फंक्शन कॉल करके फैच ओल्ड वैल्यू वाला, वो जो भी पहले से टाइप हो रखा था वो गेट कर लिया, और दोनों को कंबाइन करके मैंने उसकी वैल्यू जो है वो display1 के अंदर डाल दी है। अब मेरा ये जितना जो कीपैड है मेरा, एटलीस्ट कीपैड मेरा काम करना स्टार्ट कर चुका है। 0 1 2 3 से लेकर 9 तक मेरे सारे बटन काम कर रहे हैं। जो अगली चीज बचती है वो दो चीजें बचती हैं, एक तो बचते हैं मेरे ऑपरेटर्स और एक बचता है डेसिमल। डेसिमल को लास्ट में देखते हैं, उससे पहले हम ऑपरेटर्स देखते हैं। अब ऑपरेटर्स के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये। ट्रिकी पार्ट क्यों है, ट्रिकी पार्ट ये इसलिए है क्योंकि जो ऑपरेटर्स है ना मेरे पास दो तरह के हैं। ठीक है, एक तो हैं जो मेरे ऑपरेशंस होंगे जो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस होंगे, और दूसरे हैं बैक स्पेस और क्लियर ऑल। ये वाला जो बटन है ये सब कुछ क्लियर कर देगा, और ये जो वाला बटन है ये मेरा बैक स्पेस की तरह एक्ट करेगा। तो या मेरे पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, या तो मैं क्या करूँ इन दोनों बटनों को अलग अलग कंसीडर कर लूँ और उस पर अलग अलग इवेंट हैंडलर लगा के अलग अलग काम परफॉर्म कर लूँ। और जो ऑपरेटर्स है उनको बस ये चार पांच जो बटन है मेरे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एक ये वाला बटन भी क्या करता है ये मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इनको मैं अलग रख सकता हूँ। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मैंने यहाँ पे इन दोनों को भी ऑपरेटर चूज किया हुआ है। आप डेफिनेटली दूसरी वाली अप्रोच पे जा सकते हो जिसके अंदर क्या है कि इनको भी आप दो अलग अलग बटन कंसीडर कर लो। इनको आप अलग क्लास दे दो, इसको आप अलग क्लास दे दो, और इनको आप आईडी के थ्रू या कैसे भी जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करके इनको एक अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड कर दो। ये क्लियर करेगा, ये बैकस्पेस मारेगा, और ये प्लस माइनस वगैरह करते रहेंगे, तो काम थोड़ा इजी हो जाएगा। बट मैंने भी इनको भी एज अ ऑपरेटर चूज किया हुआ है। ये थोड़ा क्या करेगा कि नई अप्रोच, मतलब काइंड ऑफ ये फोर्स करेगा कि हम दूसरी अप्रोच यूज करें। ठीक है, तो दूसरी अप्रोच जो मैं यूज करूंगा, सबसे पहले तो मुझे अगेन बटन है तो इवेंट लिसन करने हैं, और इवेंट लिसन करने हैं तो मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जिस तरह मैंने नंबर्स गेट किए थे क्वारी सेलेक्टर यूज करके, सेम ही मैनर में मैं ऑपरेटर्स को भी गेट कर लूंगा क्वारी सेलेक्टर यूज करके, और जितने भी ऑपरेटर्स मेरे पास होंगे वो सारे के सारे ऑपरेटर्स मेरे पास आ जाएंगे। ये मेरे पास सारे के सारे ऑपरेटर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगेन इनके ऊपर लूप लगानी है, जैसे कि मैंने उसके ऊपर लूप लगाई थी नंबर्स के ऊपर, और उसके ऊपर हर ऑपरेटर नोड के ऊपर एक मैंने इवेंट हैंडलर लगा दिया है। इवेंट हैंडलर का काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मेरे वहाँ पे नंबर हैंडलर का था। नंबर के ऊपर जो इवेंट हैंडलर लगा हुआ था, कौन सा नंबर क्लिक हुआ ये मैं वहाँ पे टाइप से पता कर रहा था, वैल्यू से पता कर रहा था, और यहाँ पे मैं जो ऑपरेटर पता कर रहा हूँ वो भी वैल्यू से पता कर रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटर भी बटन ही है, उसकी भी वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल मेरे पास ये आता है कि कौन सा बटन कौन सा ऑपरेटर है।
नंबर तो मुझे एज इट इज़ यूज़ करने थे, मैंने प्रिंट करवा दिए, पर जो ऑपरेटर्स हैं ना उनका थोड़ा काम डिफरेंट है। वहाँ पे मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, क्लियर करना है, बैक स्पेस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटर कौन सा काम करता है, ठीक है, ये पता करना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए ना मैं एक ऑपरेटर लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ऑपरेटर लिस्ट क्या है, ऑपरेटर लिस्ट जो है ना बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, की वैल्यू पेयर। ठीक है, ये मेरी की है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटाइल, और उसके आगे मैंने एक फंक्शन बना रखा है। फंक्शन भी क्या है मैं डिफाइन करता हूँ अभी, एक मिनट क्या चीज़ है। तो अगर आप नॉर्मल सिंटेक्स को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा वो वैल्यू मेरी प्लस के पास आके बैठ जाएगी। की वैल्यू पेयर में की होती है, एक वैल्यू होती है, वैल्यू मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो जो भी इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू बनेगी वो मेरी यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कर क्यों रहा हूँ। देखो क्या है कि मेरे पास जो नंबर थे ना, नंबर के साथ डील करना काइंड ऑफ आसान था। जो भी नंबर आ रहा है एज इट इज डाल दिया, 97, 978, 945। पर अब मुझे ना प्लस जब मैंने प्रेस किया और उसके आगे मैंने 32 लिख दिया, तो मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि मैं प्लस करना चाहता हूँ, माइनस करना चाहता हूँ। अब जब मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूंगा तो सब कुछ साफ भी करना है, क्लियर इस ऑल पे क्लिक करूंगा तो वो क्लियर भी करना है। यहाँ पे ना हर ऑपरेटर का काम थोड़ा अलग है, कुछ का सेम है, कुछ का सेम क्या है कि जब भी मैं ये प्लस माइनस बटन प्रेस करूँ तो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए कि माइनस प्रेस हुआ है। मतलब ये है कि ये जो 4-5 ऑपरेटर है ना, इनका काम वही है कि पेज पे प्रिंट करना है, इसका काम है टोटल करना है, इसका काम है बैक स्पेस मारना है, इसका काम है क्लियर करना है। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं अलग अलग इनको कंसीडर नहीं कर रहा, इन सभी को मैं ऑपरेटर कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन हर ऑपरेटर का काम अलग है, तो मैं कैसे डील कर सकता हूँ इसके साथ। मैंने क्या किया, एक ना काइंड ऑफ इंडेक्स बना लिया। इंडेक्स के अंदर अब देखो मुझे पता किस लिए कौन से ऑपरेटर का कौन सा काम है। ये तो मुझे पता है कि मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई करना है, बैकस्पेस का मतलब बैकस्पेस मारना है, पर ये चीज़ मैं कोड को कैसे समझाऊं। कोड के लिए तो ऑपरेटर ऑपरेटर है। तो मैंने जो ये बनाया है ना स्ट्रक्चर ऑपरेटर लिस्ट, ये काइंड ऑफ ये होल्ड कर रहा है कि भाई कौन से ऑपरेटर का कौन सा काम है। जैसे कि प्लस वाले ऑपरेटर का ये वाला काम है, मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर का ये वाला काम है, डिवाइड वाले ऑपरेटर का ये वाला काम है। तो ये काम होल्ड कर रहा है, ये एक्शंस होल्ड कर रहा है, ये ऑपरेटर एक्शन लिस्ट है कि कौन सा ऑपरेटर क्या काम करेगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको ये पूरा करके दिखाता हूँ। जो ऑपरेटर एक्शंस है इसका हम पहले इसको डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमने बना लिया, फंक्शन कॉल कर लिया हमने, पर फंक्शन बनाया नहीं है तो एरर थ्रो करेगा। ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऊपर से एक वैल्यू रिसीव कर रहा है, जो मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ। वैल्यू के अंदर ये इस प्लस माइनस साइन सिंबल्स हैं, और इसके बाद ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये एक फंक्शन है जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन जो फंक्शन रिटर्न करता है उसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि देखो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। अब ये ऑपरेटर एक्शन मैंने 4 बार कॉल किया अलग अलग वैल्यू के साथ, पहले प्लस के साथ, फिर मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर डिवाइड के साथ, फिर एक बार ये जो चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा फर्दर कि एक चीज़ मैंने क्या किया हुआ और क्यों किया हुआ है। तो अब ये जो फंक्शन गया है, हर किसी के आगे ना एक एक फंक्शन बैठा हुआ है। प्लस के आगे ये वाला फंक्शन है, मल्टीप्लाई के आगे ये वाला फंक्शन है, माइनस के आगे ये वाला फंक्शन है। बस डिफरेंट क्या है कि इसकी वैल्यू पहले वाले के लिए प्लस है, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी माइनस, इस तरह वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो हर सिंबल के सामने एक फंक्शन बैठा हुआ है। तो फंक्शन क्या है, काम है। मतलब कि जब भी ये वाला ऑपरेटर मेरा प्रेस हो तो मुझे ये वाला काम करना है, यानी कि मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि मेरे इन चारों पांचों पे क्लिक करने के बाद मुझे प्रिंट ही करना है। तो मुझे पता लगना चाहिए ना कि यूजर ने क्या प्रेस किया है। तो जो मैं पता कैसे लगेगा कि मुझे वो प्रिंट करना है, तो यहाँ पे यूजर को प्रिंट करना है। तो इसलिए मैंने इन सबको सेम काम पकड़ा दिया कि भाई जब भी क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल कर लूंगा, ये जो फंक्शन है ये प्रिंट ऑन डिस्प्ले कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, जो भी वैल्यू है। वैल्यू कौन सी, जो भी एक्शन क्लिक हुआ उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये पता कहाँ से चलेगा मुझे कौन सा ऑपरेटर प्रेस हुआ है, वो पता लगेगा मुझे इसके इवेंट हैंडलर से। ये इसका इवेंट हैंडलर है, और इस इवेंट हैंडलर में जाकर मुझे पता लग गया ये ऑपरेटर वेरिएबल इसके अंदर मैं ये लेके आ चुका हूँ कौन सा ऑपरेटर प्रेस हुआ है। अब बस मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है और उस ऑपरेटर का वो एक्शन निकाल के लाना है कि जो उससे काम करना है। तो काम कैसे निकालो करूंगा मैं, ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मैं ऑपरेटर लिस्ट आएगा यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि जो मैं ऑपरेटर एक्सेस करना चाहता हूँ, कौन सा ऑपरेटर एक्सेस करना चाहता हूँ, ये मेरा वेरिएबल के अंदर पड़ा है। इनमें से प्लस करना है, माइनस करना है, ये ऑपरेटर मेरा वेरिएबल के अंदर पड़ा है। और जब भी मुझे किसी वेरिएबल के थ्रू कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होती है तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। ये मैंने ऑपरेटर लगा दिया। जस्ट सपोज करो कि मेरा यहाँ पे प्लस बटन प्रेस होता है, तो ऑपरेटर के अंदर प्लस आ गया। अब मुझे क्या करना है, बस ऑपरेटर लिस्ट के अंदर जाना है और प्लस ऑपरेटर का जो भी काम है वो काम लेके आना है। काम क्या है, ये फंक्शन है।
जब भी हम ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं की के थ्रू तो हमें वैल्यू मिलती है, तो वैल्यू मिल गई। वैल्यू क्या है? फंक्शन है। क्या है? काम है। तो फंक्शन में कॉल भी कर सकता हूं, तो जैसे ही मैं उसको एक्सेस करूंगा मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो लेट एक्शन, एक्शन क्या है? एक काम है, एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन है तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं इस तरह से। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है। इसको हम कॉन्स्ट कर देते हैं क्योंकि ये मुझे कहीं चेंज नहीं करना है। अब इसको अगर मैं रीलोड करता हूं 9, देखो अब मेरा चल रहा है, मेरा काम कर रहा है। ठीक है। बस क्या हुआ, ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का काम क्या है कि यूजर को बस दिखाना है कौन सा ऑपरेटर प्रेस हुआ। अभी कैलकुलेशन बाद में आते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेज है। कैलकुलेट करने के लिए हम जो अप्रोच यूज करेंगे, कौन सी यूज करते हैं वो आगे देखते हैं। तो इनका काम था बस प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है भाई? जिस ऑपरेटर पे क्लिक हो वो प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये मैंने बना दिया ताकि मैं इसको वैल्यू दे दे के भेजता। ये फंक्शन में 4 बार कॉल किया है अलग अलग वैल्यू के साथ। ठीक है। एक बार प्लस आई, माइनस आई, मल्टीप्लाई, डिवाइड आई। अब मैंने यहां से फंक्शन रिटर्न कर दिया है। ये फंक्शन इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। तो हर फंक्शन, हर ऑपरेटर के सामने ना एक यूनिक फंक्शन पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू अलग अलग है। तो जो भी क्लिक होगा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। जो वैल्यू एक्सेस कर पा रहा है इसको हम बोलते हैं क्लोजर्स। ये दोनों ही टॉपिक, क्लोजर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट नो टॉपिक है। और एक हाई ऑर्डर फंक्शन भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दो ऑपरेटर भी, ये 3 ऑपरेटर हैंडल और करना है। ये अब इन पे क्लिक करने में कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इन ऑपरेटर्स को मैंने कोई काम ही नहीं दिया हुआ। ये ऑपरेटर लिस्ट के अंदर जाके मैंने प्रेस किया क्लियर। ऑपरेटर लिस्ट के अंदर क्लियर ढूंढ रहा है ही नहीं क्लियर कहीं पे, तो ये एरर थ्रो कर रहा होगा। अब कहीं पे क्लियर का कोई एक्शन ही नहीं है तो वो परफॉर्म क्या करे? तो यहाँ पे उसे समझाना पड़ेगा कि भाई क्लियर पकड़ने पे क्या होगा। तो एक्शन का नाम क्या है? क्लियर। इसके आगे क्या दे दो? क्लियर ऑल। इस तरह फंक्शन बना लेते हैं। और सेम ही काम हम क्या करते हैं, हम बैकस्पेस के साथ कर लेते हैं। तो दोनों को मैंने दो काम समझा दिए। क्लियर ऑल और बैकस्पेस क्या है? ये काम है, मतलब कि फंक्शन है। यहां पे भी फंक्शन है और यहां पे भी फंक्शन है। या इसकी डेफिनेशन तो है मेरे पास, इन दोनों की डेफिनेशन नहीं है, तो इन दोनों की डेफिनेशन डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। इनकी जो डेफिनेशन है वो मैंने नीचे क्लियर करती हैं। क्लियर ऑल क्या करेगा, D1 और D2 दोनों को खाली कर देगा। बैकस्पेस क्या करेगा, लास्ट वाला कैरेक्टर उड़ाना है मुझे, सिर्फ पूरा नहीं उड़ाना। तो ओल्ड वैल्यू फैच करेगा जो पहले से पड़ी हुई है, लास्ट एंट्री निकालेगा। देखो फंक्शन मेरा रीयूज हो रहा है, ये लाइन मुझे बार बार नहीं लिखनी पड़ रही है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, स्ट्रिंग में है स्लाइस मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर आप ये बता सकते हो कहां से कहां तक की स्ट्रिंग डिलीट करनी है। अगर आप माइनस दे देते हो एंड में तो उल्टा डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो मुझे लास्ट का पहला उड़ाना है, तो 0 और -1 कर दिया तो लास्ट का पहला उड़ा देगा वो। और जो भी है मैंने उड़ाया, और उड़ाने के बाद जो भी बची है वो स्ट्रिंग मैंने सेट कर दी है इसके अंदर। इसको रीलोड करूंगा, सॉरी, ये देखो 89 क्लियर ऑल गायब, गायब कर रहा है पूरा। ठीक है। लेकिन सेम चीज अगर मैं इसके साथ करता हूं तो देखो एक बैकस्पेस काम कर रहा है। तो मेरे दो ऑपरेटर तो चलो मेरे पास आ गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है टोटल कैलकुलेट। किस बटन पे? इस बटन पे। तो इसके लिए भी सेम काम, ऑपरेटर है। ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? इक्वल टू का ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर क्या करेगा मेरे लिए, ऑपरेटर मेरे लिए टोटल क्रिएट, टोटल को काउंट कर देगा कि टोटल क्या बन रहा है। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूं यहाँ पे। ये बना दिया मैंने कैलकुलेट टोटल। कैलकुलेट टोटल मैंने बनाया तो मेरे पास इसकी डेफिनेशन भी होनी चाहिए, मतलब मैं यूज कर रहा हूँ उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन डिक्लेयर कर देते हैं। ये मैंने डेफिनेशन बना दी है। अब इसके अंदर देखना थोड़ा सा कुछ अजीब सा दिखेगा। अजीब सा क्या दिखेगा, ये कैलकुलेटर के अंदर रिजल्ट कैलकुलेट करने के हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। आपके पास जो सबसे पहले हम जो यूज करते हैं, जो काइंड ऑफ मतलब हमारे जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे वो होता है इवेल मेथड होता है हमारे पास एक। इवेल मेथड क्या करता है, इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे ना, अगर वो एक वैलिड जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ, एक फंक्शन है, इसका सिंटैक्स है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर रैप कर देता हूं तो अब ये फंक्शन नहीं बची, अब ये स्ट्रिंग बन चुकी है। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू है ना वो एक जावास्क्रिप्ट कोड है। अगर स्ट्रिंग को मैं देखूं तो वो फंक्शन है। तो अगर मैं कोई एक ऐसी स्ट्रिंग जो एक जावास्क्रिप्ट वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड है इवेल के अंदर पास कर देता हूं, तो इवेल उसको जावास्क्रिप्ट समझ के एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। मान के चलो देखो ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैंने अलर्ट लिख दिया इस तरह, देखो अलर्ट चल गया, जबकि स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है।
ठीक है, तो इवल क्या कर रहा है, तो हमारी किसी भी जावास्क्रिप्ट टाइप की स्ट्रिंग, मतलब जो भी स्ट्रिंग जिसके अंदर वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब बात ये है कि ये जो मेथड है ना, ये आप देखते हो, आपको देखने को बहुत जगह मिलेगा, ये मेथड ना थोड़ा डेंजरस है, और दूसरा ये बहुत गजब का स्लो है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। तो जो हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है एमडीएन की, जो हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर इसका जो रिकमेंडेड अल्टरनेट है ना, वो मेथड ये दे रखा है, फंक्शन क्लास यूज करो, सेम काम करता है, बस ये आपको फंक्शन रिटर्न करेगा। वो तो एज इट इज एग्जीक्यूट कर रहा था तुरंत, ये आपको एक फंक्शन रिटर्न कर देगा। जो भी आप इसके अंदर स्ट्रिंग में पास करोगे, वो आपकी जो स्ट्रिंग है उसको जावास्क्रिप्ट में पार्स करके फंक्शन बना के दे देगा। जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे तब तक वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको भी देखते हैं बाद में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है ना, वो स्ट्रिंग मेरी कहाँ पहुंच रही है, फंक्शन बन के यहाँ आ गई है। तो रिजल्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसको मैं कॉल करूंगा तो ये वाली स्ट्रिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, अब मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है ना, तो जो मुझे कैलकुलेट करना है ना, वो वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्प्ले पे से उठा रहा हूँ। मेरे पास एक मेथड था फैच ओल्ड वैल्यू करके। ठीक है, ये फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जो भी डिस्प्ले पे पड़ा हुआ है वो सारा उठा के ले आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरी वैल्यू पड़ी हुई थी ना स्क्रीन पे, वो एज इट इज उठा रहा हूँ स्ट्रिंग की फॉर्म में, और उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कैलकुलेट करवा रहा हूँ। तो रिजल्ट फंक्शन कॉल करूंगा, ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्लस माइनस जो भी करके मुझे दे देगी, और उसको मैं चिपका दूंगा पेज के ऊपर। ठीक है, तीसरा तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है कि आप प्रॉपर एक स्ट्रिंग उठाओ, उसको पार्स करो, उसको एल्गोरिदम राइट करो अपने, कि कौन सा वर्ड अलग किया आपने, ऑपरेटर अलग किया आपने, दो वर्ड के बीच में कौन सा ऑपरेटर है आपने वो डिसाइड किया, उनको मल्टीप्लाई किया, पूरी एक स्ट्रिंग पार्स करके एक एल्गोरिदम बनाओ। तो मैं आपको ये तरीका करके दिखा रहा हूँ, और आप लोग के लिए चैलेंज है कि आप जो कैलकुलेटर जब बनाओ, एक तो इस तरह बना के देखो, और उसके अंदर एज अ इंप्रूवमेंट ना, आप ये यूज करने की बजाय प्रॉपर एक एल्गोरिदम बनाओ जिसके अंदर आप स्ट्रिंग को पास करके पूरी कैलकुलेशन कर पाओगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बस ध्यान ये रखना कि वो बोर्ड मास रूल फॉलो कर रहा हो बस। ठीक है, जो जब भी आप चैलेंज पूरा कर लो, अपने जो लिंक्स हैं, जो प्रोजेक्ट का लिंक होगा, उसको आप वीडियो के कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेट टोटल क्या करेगा, बस मेरा फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग एज इट इज उठा के पास कर दिया, इवेल का अल्टरनेट है, रिकमेंडेड अल्टरनेट। अगर आपने इवेल कहीं पे पढ़ा हुआ है तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं लग, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगी इसके अंदर। अब मैंने क्या किया हुआ, देखो D1 के अंदर रिजल्ट डाल के D2 खाली कर दिया। अब ये क्या किया हुआ मैंने, इसको थोड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको एग्जीक्यूट एक बार। 96 माइनस 3, 93, ये मेरा लॉजिक काम कर रहे हैं। 6 × 3 × 2, सॉरी 6 × 3 × 2, ये मेरा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात यह कि ये D2 का क्या सीन है। मैंने आपको जब लास्ट वीडियो के अंदर रिक्वायरमेंट्स बताई थी, तो उसके अंदर कहा था कि दो तरह की डिस्प्ले होगी, एक होगी इनपुट के लिए, एक होगी आउटपुट के लिए, बताया था। लेकिन यहाँ पे मैं वही रूल ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। क्यों, मैं D1 के अंदर रिजल्ट क्यों दिखा रहा हूँ, तो उसका एक रीजन है। उस रिक्वायरमेंट के अंदर एक और चीज मेंशन थी, वो चीज मेंशन क्या थी, वो थी लाइव रीलोड। जैसे जैसे यूजर टाइप करता चला जाए, वैसे वैसे नीचे रिजल्ट भी आता चला जाए। अगर मैं -3 कर रहा हूं, तो यहाँ पे बिना इक्वल टू प्रेस किए यहाँ पे आउटपुट आ जानी चाहिए, और जब मैं इक्वल टू प्रेस करूं तो ये वैल्यू उठ के ऊपर आ जानी चाहिए, और ऊपर वाली चीज खाली हो जानी चाहिए। जो कि अगर आप अपने मोबाइल का अगर कैलकुलेटर ओपन करते हो ना, तो सेम बिहेवियर मिलेगा आपको, वही बिहेवियर लेके आना है। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि इक्वल टू के उस पे क्लिक पे ये वैल्यू मैंने ऊपर पहुंचा रखी है। ठीक है, तो चलो अब लाइव रीलोड करते हैं, लेकिन लाइव रीलोड करने से पहले ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके अंदर ना मैं कुछ वैलिडेशन लगा, जैसे ये 2 बार इंटू का क्यों आ गया, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कैसे आ गया, एक बार में एक ऑपरेटर होना चाहिए, उसके बाद नंबर होना चाहिए। तो मुझे कुछ वैलिडेशंस करनी पड़ेंगी। वैलिडेशंस क्या करनी पड़ेंगी, कि मुझे ये बस ये चेक करना है कि मेरे नंबर के पहले के बाद जो ऑपरेटर है वो एक ही बार है, ऑपरेटर के लेफ्ट में नंबर हो और राइट में नंबर हो। तो वैलिडेशन कहाँ करनी है, देखो जो मेरा सोर्स है ना, वो सोर्स में डिस्प्ले से उठा रहा हूँ। अगर डिस्प्ले में डेटा मेरा सही पहुंचा तो मेरी कैलकुलेशन सही हो जाएगी, क्योंकि मैं जो कैलकुलेशन के लिए स्ट्रिंग उठा रहा हूँ वो डिस्प्ले में से फैच कर रहा हूँ। वहां पहुंचा सही तो सबको सही हो जाएगा। तो जो मेरा प्रिंट ऑन डिस्प्ले मेथड है, अगर मैं इसके अंदर कोई वैलिडेशन लगाता हूँ, और वैलिडेशन बोलते कि इसको आगे जाने दो, तो मैं प्रिंट पे उस पे स्क्रीन पे डालूंगा। वो वैलिडेशन बोलते कि नहीं ये इनवैलिड है, तो उसको मैं रोक दूंगा। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे एक वैलिडेशन लॉजिक लगाना है।
मैंने क्या किया, एक कॉन्स्ट बना लिया इज वैलिड इनपुट, अगर इनपुट वैलिड हो तो जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। एक फंक्शन बना रखा है जिसको पुरानी वैल्यू भेज दी है, और जो नई वैल्यू उसने अभी यूजर ने बटन प्रेस किया है ना, वो चेक किया कि भाई पुरानी के हिसाब से नई वाली जो इनपुट का सेंस बनता है कि नहीं बनता है। पुरानी वाली 89 है, 89 प्लस है, प्लस का तुम फिर प्लस दबा रहे हो तो सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन डिक्लेयर कर देते हैं। इसी फंक्शन के नीचे मैं फंक्शन की डेफिनेशन डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दी। मैंने ये देखा कि जो लास्ट कैरेक्टर था वो क्या था, मुझे क्या चेक करना है कि लास्ट में जो है ना वो पहले नंबर ही हो, कोई ऑपरेटर ना हो। तो उसके लिए बस चेक कर लो कि जो मेरी स्ट्रिंग आ रही है इसके जो लास्ट कैरेक्टर है वो क्या है। लास्ट कैरेक्टर इसका माइनस है, तो मैंने लास्ट कैरेक्टर निकाला जो कि माइनस आ गया, वो मैंने ओल्ड वैल्यू स्क्रीन में से निकाल लिया। चेक कर लो कि लास्ट एंट्री ऑपरेटर है और न्यू वन है वो भी ऑपरेटर है। तो अब मुझे पता कैसे करूँ कि भाई ऑपरेटर है। मेरे सारे ऑपरेटर कहाँ पड़े हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए हैं, मैंने डाल रखे क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ी थी काम चेक करने के लिए, उनका काम क्या है। अगर जो भी की प्रेस हुई है, जो भी लास्ट कैरेक्टर है, अगर वो मेरा ऑपरेटर लिस्ट के अंदर मिल जाता है तो इसका मतलब भाई वो ऑपरेटर है। तो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर लुकअप मारा, क्या जो लास्ट कैरेक्टर है वो ऑपरेटर है, आंसर आया हाँ है। अच्छा, जो नई वैल्यू मैंने अभी एंटर किया क्या वो ऑपरेटर है, हाँ वो भी ऑपरेटर है। तो दो ऑपरेटर अगल बगल में नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको बोलोगे रिटर्न फॉल्स कर दो। तो ऑपरेटर एक साथ नहीं आ सकते हैं, और अगर ये चीज़ कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब इनपुट वैलिड है, आप ट्रू सेंड कर दो। तो यहाँ पे या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर आता है ट्रू तो इसका मतलब है कि इनपुट वैलिड है, इनपुट वैलिड है तो आगे जाने दो। आप इफ एल्स लगा सकते हो, पर मैं आपको एक और तरीका शो कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर यूज करके, ये तरीका थोड़ा सा फास्ट होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, या फॉल्स हो तो वाली कंडीशन फॉल्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये आप इफ के केस में यूज कर सकते हो जब इफ के अंदर सिंगल लाइन लिखी हुई है, टर्नरी से थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो 89 अब देखो अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अब नंबर होगा तो ही आगे जाएगा। ठीक है, मेरा ये परफेक्ट काम कर रहा है। अब रिक्वायरमेंट बचती है लाइव रीलोड की। लाइव रीलोड मुझे कब करना है, जब स्क्रीन पे प्रिंट होगा तभी लाइव रीलोड करना है मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बस एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि लाइव रीलोड करेगा। उसका नाम ले लेते हैं लाइव कैलकुलेट। वो फंक्शन नीचे डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे। ये मैंने फंक्शन बना रखा है, ठीक है, सेम फंक्शन है जो ऊपर वाला है सेम है, नीचे कुछ भी नहीं है। बस आपकी वजह D2 में वैल्यू डाल रहा है, बस इसको कॉल कर दो। कहाँ कॉल कर दो, जब प्रिंट कर रहे हैं तब कॉल कर दो। बस ये देख लेना कि वैल्यू जो है वो इनपुट वैलिडेशन होनी चाहिए, तो उसके आगे मैंने एंड लगा के इसको कॉल कर दिया। अगर ये ट्रू है मतलब वैलिड इनपुट है तो ये चलेगा, ये चला तो ये चल जाएगा। ठीक है, और रन करके देखते हैं। 36 देखो -3 काम कर रहा है, इंटू 9 लाइव रिलोड आ रहा है, इक्वल टू दबाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा। -3 6 इक्वल टू 8 +3 इक्वल टू 71 6 716 हो गया, प्लस कर रहा है वो 1715। ठीक है, तो अब मेरा एक जो काम कैलकुलेटर मेरा पूरा तकरीबन बन चुका है। एक चीज़ जो मैंने यूज़ नहीं किया वो है, मैं डेसिमल नहीं लगाया अभी तक, डेसिमल लगा देते हैं। डेसिमल क्योंकि मेरा एक अलग ही यूनिक वेरिएबल है, तो उसको मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी से यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसको किसी क्लास का पार्ट नहीं रखा हुआ है। आप चाहो तो डेसिमल को भी ऑपरेटर बना सकते हो और उसको भी काम असाइन कर सकते हो, जो तरीका भी आपको मैंने बता रखा है उसके हिसाब से भी आप उसको कर सकते हो। ये आईडी हो गई, और एक डेसिमल वैल्यू भी बना रहा हूँ मैं ज़रा, ताकि मैं बार बार डेसिमल का अगर मुझे कहीं लगाना है तो पॉइंट पॉइंट रिपीट ना करता रहूँ। ये डेसिमल वैल्यू ले ली है, मुझे कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर एक इवेंट हैंडलर लगाना है बस, और उसके बाद उसे प्रिंट करना है, बस इतना काम करना है मेरे को। इवेंट हैंडलर्स के नीचे जाके मैं उसको लगा देता हूँ। ये मैंने अपना क्लिक इवेंट लगा दिया। ठीक है, प्रिंट ऑन डिस्प्ले डेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है मेरे को। इसको मैं रन करता हूँ, देखो ये चल जाएगा। 80.3 प्लस 0.7 9 आ गया। तो कैलकुलेटर जो है हमारा वो पूरा काम बन चुका है। कैलकुलेटर हमारा दो पार्ट में डिवाइड था। पहला पार्ट था वो सिर्फ यूआई बनाया था हमने, उसके अंदर सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू सिर्फ व्यू बनाया था, एक स्टैटिक था, कोई भी लॉजिक या कोई भी एप्लीकेशन वो काम नहीं कर रही थी। आज के पार्ट के अंदर हमने उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू थोड़े लॉजिक लगाए हैं और उसको प्रॉपर वर्किंग कैलकुलेटर में कन्वर्ट किया है। इसके अंदर कुछ टास्क हैं जो मैंने पेंडिंग छोड़े हुए हैं, जो टास्क आपको पूरे करने हैं। जैसे एक टास्क मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम बनानी है आपको। दूसरा टास्क क्या है कि जैसे मैं 3 पॉइंट के बाद नंबर की जगह ये ऑपरेटर भी लगा सकता हूं इस तरह। ठीक है, जैसे 6 पॉइंट इसके बाद मैं माइनस लगा पा रहा हूँ, ये माइनस नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये डेसिमल के बाद कोई नंबर ही आना चाहिए। तो एक ये चेक लगाना है
ठीक है, 3.2 बार डेसिमल आ पा रहा है, ये नहीं आना चाहिए। तो ये जो टास्क हैं, इस तरह की जो वैलिडेशन है ये आपको लगानी है, ये 2 टास्क आपको करने हैं। ये करने के एक हिंट दे देता हूँ, आपके पास एक फंक्शन है जो वैलिड इनपुट चेक करता है। आप बस यहाँ पे कंडीशंस लगानी है आपको, और अगर ये ट्रू आपको लगता है कंडीशन वैलिड है तो ट्रू रिटर्न कीजिए, आपको लगता है कंडीशन वैलिड नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। ये अपने आप उसको रोक देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।